सवाल उठाएंगे कांग्रेस के अगेंस्ट जो ईडी का एक्शन चल रहा है, जिस तरह से सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक से पूछताछ की जा रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी से सत्यपाल जैन, जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है, मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। सर, टुडे न्यूज में स्वागत है आपका। सर, जैसे ईडी अपना एक्शन ले रही है, लेकिन कांग्रेस टारगेट कर रही है बीजेपी को कि हमसे बदला लिया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, जब हिंदुस्तान में 2003-2 में कांग्रेस की सरकार थी, तो संसद ने, कांग्रेस की सरकार ने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये एक्ट क्या है? ये नया एक्ट बना हिंदुस्तान में, सारे दुनिया भर में इसकी चर्चा होने के बाद एक व्यक्ति कोई अपराध करता है, मान लो कोई आदमी भ्रष्टाचार में किसी से 5 करोड़ रुपए लेता है, तो एक तो उस पर मुकदमा क्रिमिनल चलेगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत कि आपने रिश्वत ली है, वो एक आईपीसी के अंडर केस चलेगा। ये एक्ट इसलिए बना बाद में कि जो उस अपराध से आपने लाभ लिए हैं, जो फ्रूट्स ऑफ क्राइम है, उनको आपने कैसे इस्तेमाल किया, उसका आपने क्या किया, उसके लिए जो एक्ट बना वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना है। तो इसलिए क्राइम से जो आपको लाभ हुआ है उसको कैसे आपने डील किया है, उसके साथ कहाँ पैसा गया, कहाँ से आया, कहाँ गया, उसको डील करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना है। अब तक हिंदुस्तान में इस एक्ट के अंदर सैकड़ों लोगों के खिलाफ केस हो चुके हैं और अरबों खरबों रुपए की संपत्ति अटैच की है, क्योंकि इस एक्ट में ये प्रावधान है कि अगर मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी फ्रूट्स ऑफ क्राइम से खरीदी है, मान लीजिए आपने किसी से रिश्वत लेके 100 करोड़ की, 50 करोड़ की कोई बिल्डिंग बनाई है, कोई जमीन खरीदी है, तो वो जमीन, वो प्रॉपर्टी या वो कैश अटैच हो सकता है। तो ये इस एक्ट के प्रावधान है सारे। फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बहुत ही सीरियस मामला है, इसलिए जिन लोगों पर इसके खिलाफ मुकदमा चलेगा उनको आसानी से बेल नहीं मिल पाएगी। उनको बेल तभी मिलेगी जब अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस व्यक्ति ने शायद अपराध नहीं किया। तो ये इस एक्ट की बैकग्राउंड है। अभी जो केस श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी के खिलाफ चल रहा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, ये बहुत देर से चलने वाला केस है। एक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड होती थी, नेशनल हेराल्ड का जो अखबार चलाते थे, उसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन हुई हैं, उसकी ट्रांसफर्स हुई हैं, जो मैं अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। उसकी जांच ईडी कर रही है। उस जांच में क्योंकि ये मुख्य ऑपरेटर्स हैं, ये मुख्य पार्टनर्स हैं उसके, या मुख्य तौर पर सीधे से इन्वॉल्व हैं, इसलिए इनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब तक कई बार उनको बुलाया जा चुका है सुनवाई के लिए, वो अपनी जवाब दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हीं को बुलाया बाकियों को नहीं बुलाया, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जिनको बुलाया गया, कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं, कुछ अरेस्ट नहीं हुए। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अपना काम कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये लगेगा कि ये दोषी हैं तो इनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट जाएगी, अटैचमेंट ऑर्डर होगा। अगर जांच के बाद लगेगा कि ये दोषी नहीं है तो मामला वहीं समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो कांग्रेस के लोग इस बात पर हो हल्ला कर रहे हैं, वो वास्तव में हो हल्ला इसलिए नहीं कर रहे कि इनको झूठा बताया जा रहा है या गलत बताया जा रहा है, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से शोर शराबा करके वो इनको बचा के निकल जाए। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो कोर्ट की सुपरविजन में काम करती है, अंततोगत्वा कोर्ट में केस जाता है, वो पूरी ईमानदारी से इसकी जांच कर रही है। दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। आपने अभी कहा कि और भी कई ऐसे लोग हैं जिन पर ईडी की नजर है या जिन पर ईडी ने कदम उठाया है, उसमें बीजेपी के कितने नेता हैं? क्या बीजेपी पे कभी ईडी ने इस तरह का कोई एक्शन लिया है? क्योंकि लाखों करोड़ों की संपत्ति तो बीजेपी नेताओं के पास भी है। देखिए, मैंने आपको कहा कि सवाल ये नहीं है कि आपके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है। लाखों करोड़ों की संपत्ति होने से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लागू नहीं होता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तब लागू होता है अगर आपने वो संपत्ति, कोई अधिकार, कोई अपराध करके कमाई है। जैसे अभी बनर्जी जो वेस्ट बंगाल में मंत्री पकड़े गए हैं, उनके घर से 40 करोड़ रुपया रिश्वत का मिला है, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आएंगे। अगर अदरवाइज उनकी जमीन 40 करोड़ की है या उनके व्यापार से 40 करोड़ उन्होंने कमाया है तो कोई अपराध नहीं है, समझिए ना। मतलब संपत्ति होना अपने आप में अपराध नहीं है। नंबर 2, आज अदालतें खुली हैं, कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोग नहीं है, बाकी पार्टियों के लोग, ये आरोप लगाया जा रहा है। मेरा निवेदन ये है कि अगर आपको ये लगता है कि ये फलां व्यक्ति बीजेपी का, इसने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से पैसा कमाया है या इसने नजायज पैसा कमाया, अपराध किया, तो आपके लिए अदालत में जाने का, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रास्ता खुला है। कोई व्यक्ति आज तक किसी बीजेपी के लीडर के खिलाफ कोर्ट में नहीं गया, कोई नहीं गया। आपको याद है लालू प्रसाद जी के खिलाफ जो चारा केस था, वो किसी ने पीआईएल डाली थी, स्पेक्ट्रम में पीआईएल डाली थी,
तब इन्वेस्टिगेशन हुई है, इन्वेस्टिगेशन होके उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। सिर्फ इतना कह देने से कि क्योंकि जिनके खिलाफ केस हो रहे हैं वो ज्यादातर विपक्षी पार्टियों के हैं, भाजपा के नहीं है, इससे आपका अपराध नहीं धुलता है। अगर वो दोषी है तो आप उनके खिलाफ केस डालिए, आप कंप्लेंट करिए ईडी को, मिस्टर सो एंड सो उसने इतना पैसा कमाया, उसकी जांच करो। और ईडी अगर जांच नहीं करती तो हाईकोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, लोग जाते रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि इसमें कोई पोलिटिकलाइजेशन नहीं है। अब मैं कहना नहीं चाहता, हो सकता है कोई ये भी कहे कि जी अपराध ही उन्होंने किया, जिन्होंने अपराध किया वो भुगत रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया वो क्यों भुगते। क्रिमिनल लॉ में ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने 10 कांग्रेस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है तो 10 बीजेपी वालों के खिलाफ भी करना है, 10 अकालियों के खिलाफ भी करना है, ऐसा तो नहीं है। जो अपराध करेगा वो भुगतेगा। पंजाब में बहुत सारे नेता हैं, आपको पता, जो फॉर्मर सीएम के रिश्तेदार भी भुगत रहे हैं, कांग्रेस के एमएलए, कभी आम आदमी पार्टी थे, उनके खिलाफ भी केस चल रहा है, दुनिया भर में, हिंदुस्तान भर में केस चल रहा है। सर जैसे अभी हम ईडी की बात कर रहे थे, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी आपसे कि मनी लॉन्ड्रिंग आपने एक शब्द यूज किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मेरा सवाल सीधा ये है कि कांग्रेस है या दूसरे कोई विपक्ष है, उसके ही नेता क्यों फंस रहे हैं? क्या इस चीज की कोई गारंटी है कि बीजेपी के कोई भी नेता मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल नहीं है, या उनको बचाया जा रहा है, उनको छुपाया जा रहा है? कि मेरा ये कहना है कि जो जो शिकायतें आ रही हैं ईडी के पास, उन शिकायतों की जांच हो रही है और उनमें से अधिकांश दूसरी पार्टियों के लोग हैं और उनके खिलाफ मटेरियल मिल रहा है, सब्सटेंस मिल रहा है। बीजेपी के किसी लीडर के खिलाफ मेरा सबसे निवेदन है, जो लोग ये कहते हैं बीजेपी के लोग इन्वॉल्व नहीं है, आप किसी भी बीजेपी के नेता के खिलाफ अगर आपके पास कोई मटेरियल है, अगर आपको लगता है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, तो आप ईडी को शिकायत क्यों नहीं देते? आप कोर्ट में शिकायत क्यों नहीं देते? क्रिमिनल लॉ में आर्टिकल 14 नहीं होता है। अगर कोई मेरे पड़ोसी ने चोरी की तो इसका मतलब ये नहीं कि पड़ोस के दोनों बाकी भी उनको भी आपको पकड़ना ही पकड़ना है। अगर किसी एक आदमी ने कत्ल किया तो जरूरी नहीं है कि उतनी दूसरी पार्टी की पकड़ो कि आपने कत्ल क्यों नहीं किया। जो अपराध करता है उसको कानून पकड़ रहा है, फिर ये मामला अदालत में जाना। ऐसा नहीं है कि ईडी सजा दे देगी, ईडी सजा नहीं दे सकती है। ईडी अभी उनकी जांच कर रही है, बयान रिकॉर्ड कर रही है, जो भी एविडेंस आएगा कोर्ट में जाएगा, कोर्ट डिसाइड करेगी कि इनको बेल देनी है नहीं देनी है, सजा देनी है नहीं देनी है। इसलिए कोई खाली ईडी ने बुला लिया और जेल में भेज दिया, ऐसा नहीं है। तो मेरा सबसे निवेदन है, जो ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग नहीं है, आप आइए शिकायत दीजिए। अगर फिर ईडी शिकायत नहीं करेगा तो आपको कहने के लिए मौका होगा कि हमने शिकायत की थी, जांच नहीं हो रही। अगर मेरे खिलाफ अल्जोमी कोई नहीं है तो जांच कैसे हो जाएगी? सर कांग्रेस आजकल एक चीज और बोल रही है, जब भी कहीं प्रोटेस्ट होता है तो कहा जाता है कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जब से बीजेपी आई है 2014 से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। केंद्र सरकार से लेकर हर एक नेता जो बीजेपी में शामिल है लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, बिना बात में डिटेन किया जा रहा है, जैसे राहुल गांधी को किया गया है, जैसे चंडीगढ़ कांग्रेस को किया गया। इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? क्या उनका ये इल्जाम सही है? क्या लोकतंत्र की हत्या हो रही है भारत में? देखिए, लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी कोई भी कभी भी हत्या कर दे। 70 वर्षों से इस देश में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। क्या है लोकतंत्र? लोकतंत्र होता है जहां चुनी हुई सरकारें लोगों का मैंडेट लेकर आती है। पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में, 2014 में भी और 2019 में भी, चंडीगढ़ की नहीं इस बल्कि सारे देश की जनता ने पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना। उसके बाद विधानसभाओं के चुनाव हुए, सारे चुनावों में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। नगर निगम में, कारपोरेशन में, म्यूनिसिपैलिटी में, सब में उनको चुना है और वो चुनी हुई सरकारें चल रही है। अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, सारे देश ने भाजपा के उम्मीदवार को चुना। उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, सारे देश ने उपराष्ट्रपति के चुनाव को हमारे केंद्र को चुना। लोकतंत्र की हत्या इसी से हो गई क्योंकि आपको ईडी ने जो आपने अपराध किया उसकी जांच के लिए बुलाया। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है और ये संदेश जाता है कि आप कितने ही बड़े क्यों ना हो, कितने ही बड़े खानदान के हों, परिवार के हों, अगर आपने अपराध किया है तो आपको सजा मिलेगी, आपकी जांच होगी। ये नहीं है कि आप क्योंकि बड़े आदमी हैं इसलिए आपको सजा नहीं मिलेगी, छोटे को सजा मिलेगी। जो भारत सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उससे लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। आप अगर फिगर्स इकट्ठी करें, ईडी ने जब से 8-10 साल से ये ऑपरेशन शुरू किए हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो अटैच हुई है। मकान, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदादें आ रही हैं। कुछ लोग विदेश भागे बचने के लिए, लेकिन उनको भी लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र की पालना करते हैं और कांग्रेस के लोग कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मुझे याद है, मैं तो 23 वर्ष का था 1975 में, जब बिना किसी अपराध के, ना मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ना आईपीसी, ना कुछ और, लाखों लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया, मीडिया को जेल में डाल दिया, सेंसरशिप लगा दी, कोई इलेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। वो क्या था? वो लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम था। जिन लोगों ने स्वयं लोकतंत्र की हत्या की है वो लोकतंत्र की हत्या की बात यदा कदा करते रहते हैं। लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को बुलाने से ही उसका कत्ल हो जाएगा।
लोकतंत्र के अनुसार सरकार चल रही है, संसद कानून बना रही है, विधानसभाएं कानून बना रही है। किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको अदालत में पेश किया जाता है, अदालत जमानत देती है नहीं देती है, काम अदालत का है। हमारा काम है जांच करना, हम जांच करके रिपोर्ट अदालत को दे देते हैं। इसलिए ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। शायद उनको लगता है कि लोकतंत्र 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 का वो हल्ला मचा के शायद हम अपने अपराध से बच जाए। अगर वो अपराधी हैं तो सजा जरूर मिलेगी, अगर वो निर्दोष हैं तो उनको बरी किया जाए। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा आजकल चल रहा है, फेसबुक देखिए, आप व्हाट्सएप देखिए, कुछ भी खोल के देखिए, वहाँ पे धार्मिक जो मुद्दा चल रहा है बहुत ज्यादा चल रहा है कि लोगों का कहना है कि कुछ नेता ऐसे बैठ गए हैं जो धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं ताकि वो अपनी रोटियां सेक सके, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। तो इसलिए धर्म को मुद्दा बना दिया जाता है, जनता के बीच उस मुद्दे को छोड़ दिया जाता है, नेता एक साइड हो जाते हैं। क्या ऐसा भारत में करना जायज है? क्या धर्म के नाम पर लड़ाना जायज है? देखिए, धर्म के नाम पर सबसे बड़ी राजनीति तो कांग्रेस पार्टी ने शुरू की। आज हम आज़ादी का 75वां वर्ष मनाने जा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को जो भारत का विभाजन कांग्रेस ने किया था, वो किसके आधार पे किया था? वो हिंदू मुसलमान के आधार पे तो किया था। लाखों मुसलमान भी मारे गए, लाखों हिंदू भी मारे गए। कैसे जवान बहु बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, कैसे उनका कत्लेआम हुआ, बच्चों का कत्लेआम हुआ, उन्होंने किया। धर्म के नाम पर राजनीति भाजपा नहीं करती है। भारत का संविधान भी इस बात का प्रावधान करता है कि धर्म, जाति, भाषा, लिंग भेद इसके आधार पर किसी से अन्याय नहीं हो सकता, सबके साथ न्याय होगा। हम उसकी बात नहीं करते। कानून है, अगर कोई धर्म के नाम पर गलत अपील करता है, कोई ऐसी बात कहता है जो अवांछनीय है, तो उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, लोग जाएं, केस बनाएं, लोग बन रहे हैं उसमें आके। हम ये बात नहीं करते। धर्म के नाम पर तो देश का विभाजन ही कांग्रेस ने किया था, इसलिए वो ये बात कहती है, उनको शोभा नहीं देती। सर, एक सवाल मैं यहाँ से आपसे स्मृति ईरानी को लेकर करना चाहूंगी। स्मृति ईरानी ने सदन में कहा कि जो अधीर रंजन चौधरी ने माननीय राष्ट्रपति जी के लिए एक शब्द बोला था, उस शब्द के लिए माफी मांगी जाए। ये सवाल किया गया वहां पर कि क्या नरेंद्र मोदी को माफी नहीं मांगनी चाहिए जीएसटी लगाने के लिए, नोटबंदी के लिए, धार्मिक हिंसा जो देश में फैल रही है उसके लिए, या जो रुपया गिर गया है उसके लिए, जो आज तक टैक्स अनाज पे नहीं लगा उसके लिए, क्या केंद्र को माफी नहीं मांगनी चाहिए? देखिए, जो भी आपने कहा जीएसटी लगा, या वो सारा कानून के अनुसार हुआ है। जीएसटी काउंसिल है जिसकी मीटिंग होती है, जिसमें निर्णय होते हैं। जो जो भी निर्णय सारे हुए हैं, ये पार्लियामेंट ने किए हैं, किसी व्यक्ति ने नहीं किए। संसद करती है, सरकार करती है। जहां तक माननीय राष्ट्रपति महोदया के विरुद्ध अब शब्दों का प्रयोग है, वो एक व्यक्ति ने किया। आप मतभेद आपका हो सकता है, कोई व्यक्ति कह सकता है कि श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ठीक काम नहीं कर रही, उसका हक है कहने का, वो कह सकता है, उसकी निंदा कर सकता है, कोई उसको नहीं रोकता। कोई व्यक्ति कह सकता है कि नहीं, कांग्रेस की सरकार ठीक काम नहीं कर रही, वो कह सकता है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन एक संवैधानिक, उच्चतम संवैधानिक पद पर बैठी माननीय राष्ट्रपति महोदया के विरुद्ध अपमानजनक जो टिप्पणी की, उसके लिए मुझे लगता है उन्होंने 3 दिन बाद माफी मांगी है। उनको उसी समय माफी मांग लेनी चाहिए। उनका ये कहना है कि उनका मतलब नहीं था, उनके मुंह से निकल गया। चलिए, आपकी अगर गलती, आप कहना नहीं चाह रहे थे और आपसे कहा गया, तो तभी माफी मांग लेनी चाहिए थी। इसलिए उस पर उनका माफी मांगना अधीर रंजन जी का उसी वक्त से बनता था जब उन्होंने ये बात कही थी। जो बाकी विषय हैं, ये राजनीतिक विषय हैं, इन पर बहस होती है। संसद में 2 दिन बहस हुई है महंगाई पर, सबने अपनी अपनी बात रखी है, तो इसमें किसी से माफी मांगने या ना मांगने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। माफी गलती के लिए मांगी जाती है। जो आप गलत चीज करते हो, आपको मालूम है कि आप गलत कर रहे हो, किसी को गाली गलौज करते हो, बदतमीजी करते हो, मिसबिहेव करते हो, उसके लिए होता है। जहाँ नीतियों का मतभेद है, वो एक बहस का विषय है। तो सर, जैसे महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है और जिस तरह से अब कह रहे हैं कि हर घर तिरंगा एक अभियान चलाया जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि तिरंगा हम ले सकते हैं, तिरंगा हमारे दिलों में है, हमें घर चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, उस पर केंद्र सरकार क्या कदम उठाएगी? क्योंकि बहुत बुरे हालात देखने को मिल रहे हैं, ज्यादातर लोग परेशान हैं इस टाइम। देखिए, हमारी सरकार को बने 8 साल हुए हैं, देश को आजाद हुए तो 72 साल हो गए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि इसी 8 सालों में ही मकानों की प्रॉब्लम आई है, या 8 साल में ही महंगाई आई है। ये लगातार प्रोसेस चलता आ रहा है। हमारी सरकार ने लाखों लोगों को मकान बना कर दिए। आप चंडीगढ़ में चले जाइएगा, आपको लोया, इधर धनास, इस साइड में आके हजारों मकान बने हैं जो लोगों को दिए गए। ये बात सही है कि अभी शायद सबको नहीं दे पाए, लेकिन तब भी लगातार प्रयास जारी है। आप लगातार देखती हैं, बाकी सारे देश के अंदर भी फ्लैट मकान बनाए जा रहे हैं, लोगों को दिए जा रहे हैं। महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन का समय है। कोई चीज़ घटना अमेरिका में होती है, 5 मिनट में वो सारी दुनिया में मालूम हो जाती है, उसका असर यहाँ भी पड़ता है। यहाँ की चीज़ होती है, उसका असर बाकी जगह भी पड़ता है। तो महंगाई को ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे यहाँ हो रही है, बाकी जगह नहीं हो रही। हालांकि सरकार इसको लेकर चिंतित है। 80 करोड़ के करीब गरीब लोग हैं जिनको सस्ता राशन हम दे रहे हैं। 80 करोड़ के करीब लगातार उनको देते आ रहे हैं।
ताकि गरीब आदमी रोटी खा सके। इसलिए सरकार पूरी ईमानदारी से इसका प्रयास कर रही है। बाकी घरों की जहाँ तक ताल्लुक है, हमारा लक्ष्य अभी भी है कि जल्द से जल्द गरीब आदमी को, हर हिंदुस्तान में हर गरीब को एक मकान मिले, ये हमारा प्रयास है। सर आखिरी सवाल आपसे, 2024 को लेकर क्या भाजपा पूरी तरह से संतुष्ट है? पूरी तरह से भाजपा को लगता है कि फिर से हैट्रिक हो जाएगी, जीत जाएगी भाजपा, या फिर कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह लोगों में गुस्सा है, कहीं ना कहीं पछड़ जाएगी? हाँ, भाजपा क्या सोचती है भाजपा 2024? देखिए, 2014 में हम जीते बहुमत के साथ, हम्म, 2019 में उससे भी ज्यादा मतों से जीते, और 2024 में उससे भी ज्यादा मतों से जीते। अभी कल उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, पिछली बार से 12, 14, 15 वोट फालतू मिले। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, उसमें पहले से ज्यादा वोट हमको मिले हैं। आज विपक्ष नाम की चीज कोई नहीं है। दो पक्ष, हमारा पक्ष नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर विकास के काम करता जा रहा है। विपक्ष स्वाय छोटी मोटी इधर उधर की बातें करने के लंबा चौड़ा उनके पास एजेंडा नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, कोई उनकी यूनिटी नहीं है, कोई उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है। अपोजिशन के सारे बंदे इकट्ठे होकर वोट तो डाल नहीं सकते। कोई राष्ट्रपति में नहीं डालता, कोई उपराष्ट्रपति में नहीं डालता, तो लोकसभा के चुनाव में कोई उनको वोट क्यों डाले? मान लीजिए एक मिनट के लिए लोग सोचे भी कौन है विकल्प आज? भाजपा का, नरेंद्र मोदी जी का, हमारे यहाँ तो फिर 10 नेता हैं जो पार्टी को संभाल सकते हैं। कांग्रेस कोई विकल्प नहीं है, कांग्रेस निरंतर टूटती जा रही है। कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। उनके अंदर तो इसी बात पे फैसला नहीं हो पाता कि क्रॉस वोट इसने किया है कि उसने किया है तो किसी कांग्रेस ही नहीं किया है। टूट का पूरी तरह से कायम है, गुटबंदी पूरी तरह से कायम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे अच्छे बहुमत से 2024 में पुनः सत्ता में आई। कांग्रेस की आपने बात की कि कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस का पतन शुरू हो गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि केजरीवाल भी पूरी तरह से सक्रिय है, पूरी तरह से एक्टिव है, वो भी चाह रही है, उनकी नजर भी इस टाइम केंद्र पर ही है, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी टक्कर दे पाएगी? आम आदमी पार्टी सिर्फ एक राज्य में, दिल्ली में रही। पिछले 5-6 महीने पहले चुनाव में वो पंजाब में जीत गए, लेकिन 5-6 महीने में ही जो पंजाब में मजाक बना है सरकार का, चाहे वो ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट है, चाहे वो एजी की अपॉइंटमेंट है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, उसी पंजाब के लोगों ने, उसी संगरूर के लोगों ने, जिन्होंने लोकसभा में, विधानसभा में बहुत अच्छे बहुमत से आम आदमी पार्टी को जिताया था, 6 महीने में उन्होंने उनको वहां से हरा दिया। आम आदमी पार्टी की सीमेंटिंग फोर्स नहीं है, आम आदमी पार्टी के पास अनुभवी लोग नहीं है, आम आदमी पार्टी के जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है वो लोग नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा चौड़ा आम आदमी पार्टी को आगे परफॉर्म कर पाएगी। दिल्ली कुल 7 लोकसभा की सीटें हैं, और दिल्ली का इतिहास भी ये है कि भले ही विधानसभा वो जीते, लोकसभा में वहां के लोग भी हमको ही वोट डालते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी को मुकाबला। तो आपने सत्यपाल जैन को सुना, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बड़े बेबाक तरीके से दिए हैं और कहा है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं की जा रही, लोकतंत्र मजबूत बनाया जा रहा है। आने वाले 2024 में एक बार फिर से जनता भाजपा को जिताकर ये साबित कर देगी कि भाजपा द्वारा की गई नीतियां, भाजपा द्वारा किए गए कार्यों से लोग खुश हैं। अब ये देखना है कि कांग्रेस, जिसके लिए सत्यपाल जैन ने कहा है कि उनका पतन शुरू हो चुका है, वो गिरना शुरू हो चुके हैं, और आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है। 4 से 6 महीनों में ही आम आदमी पार्टी का ग्राफ भी काफी गिर गया है। ये देखना है कि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दिग्गज नेता इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। जानने के लिए बने रहिए टुडे न्यूज के साथ। मैं शनाया चौहान लेती हूँ आपसे इजाजत।